हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब इक्विलिब्रियम को कौन कौन से कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब साम्य को और साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक थोड़े से अलग है। कैसे है, किस प्रकार है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर नहीं पढ़े हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेना, उससे रिलेटेड ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहले कारक की बात करेंगे बच्चों हम, टेम्परेचर मतलब ताप की। पहला कारक कौन है? ताप, टेम्परेचर, जिसको हम टी से लिख देते हैं। तापमान किस प्रकार प्रभावित करेगा, हमने ये भी देखा था साम्य को टेम्परेचर है वो किस प्रकार प्रभावित करता है। आज इस वीडियो में देखेंगे साम्य स्थिरांक को टेम्परेचर है वो किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखो, ताप में जैसे परिवर्तन करेंगे तो साम्य स्थिरांक का मान भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। अगर अभिक्रिया की बात करें, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अभिक्रिया हमने दो प्रकार की देखी थी, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। जब एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहां तक कि मतलब उसमें जब अभिक्रिया होगी तो हीट रिलीज होगी, ऐसी वाली अभिक्रिया कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद में ऊष्माशोषी, जो रिएक्शन के दौरान मतलब क्या करेगी, नाम इसका एंडोथर्मिक है उससे पता चल रहा है, रिएक्शन के दौरान क्या करेगी? अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब शोषण करेगी। इसीलिए इसको क्या बोल दोगे? एंडोथर्मिक बोल दोगे, या फिर एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी रिएक्शन बोल दोगे, अभिक्रिया बोल दोगे। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे कि तापमान को हम बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो उसमें क्या प्रभाव मिलेगा? तो जब हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे साम्य स्थिरांक है उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। कैसे क्या आ जाएगी? इससे पीछे वाले वीडियो को देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने आपको साम्य केंद्रीय सब कुछ बताया है। तो यहाँ पे अगर फिर से उसी बात को बार बार करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पीछे वाला वीडियो भी देख ले। आपको एग्जामिनर वैसे भी डायरेक्ट पूछेगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तापमान वृद्धि करने पर क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? साम्य स्थिरांक में क्या बदलाव आएगा? साम्य स्थिरांक है उसमें कमी आ जाएगी, कांस्टेंट में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। लेकिन ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे, तो अगर हम इसको टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में साम्य स्थिरांक में वृद्धि हो जाएगी। ये दोनों चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। इसका कारण मैंने सब कुछ आपको वन बाय वन पीछे वाले वीडियो में समझाया। तो सबसे पहले तापमान लिखोगे कि क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, तो सबसे पहली छोटी सी बात यहाँ पे क्या लिख दोगे कि तापमान है वो भी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा? मान भी परिवर्तित हो जाएगा, तापमान परिवर्तन से, है ना। तापमान परिवर्तन करने पे क्या? तापमान परिवर्तन करोगे तो साम्य स्थिरांक है वो भी क्या हो जाएगा? उसके मान में भी क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। साम्य स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन, एकदम शॉर्ट नोट बनाने हैं कि मान में भी परिवर्तन, क्योंकि टेम्परेचर कम या ज्यादा करोगे तो ये जो साम्य स्थिरांक का नियतांक है उसका मान भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साम्य स्थिरांक के मान में भी परिवर्तन होगा। कब? जब तापमान को परिवर्तन करेंगे तब। अब ये तापमान में वृद्धि दो प्रकार से हो जाएगी, है ना। कैसे कैसे? एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ताप में वृद्धि करने पर, है ना। ताप को क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। इंक्रीज करोगे टेम्परेचर को तो हम दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हैं उनमें परिवर्तन को देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसमें क्या चेंज होगा? ऐसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उसमें क्या चेंज होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें ऊर्जा का क्या होता है? अभिशोषण होता है। अभिशोषण होता है मतलब शोषण, एब्जॉर्ब करना, है ना, शोषण करना। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में क्या बोल दोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कौन सी? एंडोथर्मिक रिएक्शंस।
बात करेंगे इसके अंदर जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंदर, तो समय स्थिरांक में क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज क्या बदलाव आएगा, समय स्थिरांक में कमी आ जाएगी इस दौरान। मतलब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अगर आप तापमान वृद्धि करोगे तो समय स्थिरांक में क्या होगा, कमी आएगी, समय स्थिरांक में कमी आ जाएगी। समय स्थिरांक में अगर इधर कमी आ रही है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में इसका उल्टा हो जाएगा, समय स्थिरांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समय स्थिरांक इसके अंदर क्या हो जाएगा, समय स्थिरांक में वृद्धि, समय स्थिरांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगर बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो उसके बाद में आगे चलते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि आपने पहले ही पढ़ी है। अब बच्चों अगली बात करते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को हम किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रदर्शित करने का तरीका है वो भी अपने ऊपर इसमें प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है वो समझने की बात आपको जरूरी है। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने का तरीका है वो भी क्या करेगा, यहाँ पे इसको प्रभावित करेगा, समय स्थिरांक को प्रभावित करेगा, है ना। तो दूसरी हेडिंग क्या डालो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका भी समय स्थिरांक को प्रभावित करता है। सबसे पहली बात तो ये डाल दो पूरी की पूरी, है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे इरिवर्सिबल रिएक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि समय स्थापित ही कब होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तभी होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तभी होता है ना। क्योंकि अपने अगर अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों की दर क्या होती है, एक समान, और वो कब हो जाती है, जब समय स्थापित हो जाता है तब। हाँ, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी होगी बच्चों क्या, कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। अगला पॉइंट सेकंड है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रभावित करने का तरीका भी क्या करता है, प्रभावित करता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रभावित करने का, प्रदर्शित करने का तरीका है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका ना, बोला सही था, लिख दिया गया था ना। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका मतलब लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन कैसे करते हो, प्रदर्शित करने का तरीका, ये चीज आप लोगों की समझ में आ गई। अब देखो कैसे क्या करोगे। सपोज दैट कि एक हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं, a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है, क्या ये a है ये b है, यहाँ पे हमारे पास में इससे c प्लस डी बन रहा है, ये एक अभिक्रिया है, उसको हम मान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम Kc लिख देंगे, है ना, जो कि हमने पहले भी देखा। Kc कैसे लिखोगे, अपने उत्पाद की सांद्रता अपोन में अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे उत्पाद क्या है, C और D क्या है, उत्पाद है, और A और B क्या है, यहाँ पे अभिकारक है, रिएक्टेंट है ना। तो ऊपर तो प्रोडक्ट आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा, इनकी सांद्रता आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, C की सांद्रता और D की सांद्रता। और सांद्रता को आप लोगों को पता है, आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। सांद्रता को लिखने का तरीका क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है ना। अब सॉरी बोल रहे, अब हमने क्या देखा था, ये जो हमारे पास में Kc की वैल्यू आई थी, इसको हमने क्या लिया था बच्चों, इसको हमने अक्स लेट कर लिया था, है ना, अक्स लेट कर लिया था। ये अक्स बाई 1 एक ही बात है, अपोन में 1 होने का मतलब भी क्या है, सेम ही बात है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ में आई थी कि Kc इक्वल टू क्या था, अक्स था। ये हमने इसकी जगह उत्पाद अपोन मतलब उत्पाद की सांद्रता अपोन अभिकारक की सांद्रता, इसको हमने अक्स लेट कर लिया है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, अभिक्रिया को प्रतीक अभिक्रिया के लिख ले, प्रतीक अभिक्रिया के लिए लिखता हूँ, है ना। अभिक्रिया को उल्टा करने पे ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर अभिक्रिया को प्रतीक अभिक्रिया के रूप में लिखने पर। तो प्रतीक अभिक्रिया में लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो पहले उत्पाद था वो अब क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। प्रतीक अभिक्रिया है ना, रिवर्स प्रतीक अभिक्रिया के लिए, अब अभिक्रिया के लिए। हाँ, तो देखो प्रतीक अभिक्रिया में ये तो अब क्या हो जाएगा, उत्पाद था पहले, अब अभिकारक बन जाएगा, बस इतना फर्क आ जाएगा। तो C प्लस डी, अब क्या है यहाँ पे A प्लस बी, मतलब पहले जो उत्पाद था वो अब अभिकारक हो गया। तो यहाँ पर भी देखो, ये अपने इस Kc को हम क्या लिख कर लेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, सीधा सा मतलब ये हो ना। तो इसको आप क्या बोल दोगे, K डॉट AC, है ना, K डॉट AC। अब इसको आप किसे लिख सकते हो, मतलब ये अक्स था, इसको आप क्या लिख दोगे, 1 अपॉन अक्स, राइट, ऐसा लिख दोगे, क्योंकि ये भी उल्टा हो गया। अगर आप इसको ऐसे सोच के देखोगे, अक्स अपॉन 1 था तो 1 अपॉन अक्स हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, अगर मैं अक्स की वैल्यू निकाल दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर देखो इससे निकल के क्या आ जाएगा, अगर मैं इधर चलता हूँ ये अक्स की वैल्यू रख दूंगा इसके अंदर, तो अगर के सी अपनी जगह है और ये अक्स की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा इस अक्स की जगह, तो ऐसा हो जाएगा है ना। और इधर आ जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में दोनों का 1 हो जाएगा है ना। लेकिन यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं निकालनी, हमें तो सिर्फ इतना देखना था ना के सी और के डॉट ए सी का मान दोनों का क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यही चीज हमें क्या थी, शो करनी थी। तो के और के डॉट ए सी का मान क्या है, दोनों का अलग अलग है ना। तो ऐसा आप लिख सकते हो, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा ना, और इक्वल में क्या है 1। तो दोनों का मान क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। क्या है, मान अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं ना, जो साम्य स्थिरांक है उसका उत्क्रमण या विक्रिया को जब हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो इसका मान भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। मतलब सीधा सा ये हुआ कि एक ही अभिक्रिया में अगर हम उसको रिवर्स लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी है ना। आगे देखो, जैसे तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि किसी अभिक्रिया की जो रस समीकरण मिति लिखते हैं, मतलब स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख दोगे कि हाँ सर, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है वो भी साम्य स्थिरांक को प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वहां पे डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सर प्रभावित करती है, कैसे करती है वो मैं समझा देता हूँ है ना। बस आपको वहां पे डायरेक्ट टिक लगा देना है और कुछ भी नहीं करना। हाँ, आगे देखो, अगला पॉइंट क्या लिखा आपने, क्या लिखा, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति है ना, ये भी इसको प्रभावित करेगा। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, ये किस प्रकार प्रभावित करेगी। एक रिएक्शन से समझाता हूं आप लोगों को, इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। हाँ देखो, एक रिएक्शन थी हमारे पास में N2 प्लस H2, और ये सामने पे क्या हो जाता है 2NH3। ये रिएक्शन आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखो अभी देख लो। यहाँ पे बैलेंस कर लो सबको, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे लगा दोगे 3। अब नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए हमने Kc की वैल्यू निकाली थी है ना। तो सबसे पहले क्या कहा आपने कि अभिकारक उत्पाद की सांद्रता क्या है NH3, और यहाँ पे जो इसका गुणांक होता है, मतलब रस समीकरण मिति जो होती है इसकी 2 या 3 जो 4 जो भी है वो स्क्वायर में आ जाता है। ये चीज आपने लिख दी थी, राइट। यहाँ तक आपकी चीज समझ में आ गई। अपॉन में उत्पाद, सॉरी अभिकारक, तो N2 ये लो, और ये हो गया H2, और इसका ये 3 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, क्यूब में आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई। चाहो तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हो, राइट। अब यहाँ से आगे हमने क्या कहा कि इसका जो रस समीकरण मिति जो मतलब ये गुणांक है इसको चेंज कर दे, मतलब और तरह से हम बैलेंस कर लें, इनको अलग अलग कर दें, तब कैसे हो सकता है। तो देखो उसके लिए देखेंगे, सपोज दैट कि ये N2 रिएक्शन तो यही रहेगी H2, और इधर इसको देखो चेंज कैसे करेंगे वो बता दूंगा आपको। बैलेंस करना आपने 9th या 10th क्लास में सीख लिया था। अगर मैं यहाँ पे 1/2 कर दूं, मतलब आधा हो गया ना, यहाँ पर था उससे आधा। अब इसको चेंज करते ही क्या हो गया, इसका उत्पाद है वो NH3, मतलब यही रखा हमने, तो इसको भी हाफ करना पड़ेगा, मतलब 3/2। यहाँ पे 3 है ना, तो हाफ करने का मतलब 3/2, यही लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे आधा किया है तो यहाँ पे आधा करने पड़ेगा, यहाँ पे 3 है तो 3/2। ये चीज आप लोग समझ गए। अब हमने चेंज बस इतना किया है, यहाँ पे जो इसकी रस समीकरण मिति थी, अर्थात ये गुणांक है, कांस्टेंट है, इनको चेंज कर दिया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा देखो। हाँ, यहाँ पे K.C है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, इसको कुछ मतलब डॉट के अलावा कुछ और भी बोल देते हैं कुछ कभी कभार, आपने देखा होगा वीडियोज में, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NH3, अब देखो अपॉन के अंदर ये वाले आएंगे है ना, क्योंकि ये अभिकारक की सांद्रता है, तो यहाँ पे मैं N2 है इसकी सांद्रता लिखूंगा, तो ऊपर क्या लिख दूंगा 1/2। यहाँ पर H2 है तो इसकी सांद्रता क्या है 3/2। एक चीज देखो, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, पहले तो ये देखो। अब यहाँ पर देखो कुछ और है पावर में, यहाँ पर कुछ और है, इसमें कुछ और है। इसका मतलब हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसके अंदर अलग अलग है ना अभिकारक। जब हमने इसकी रस समीकरण मिति को अलग लिखा है तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है वो भी क्या है, अलग अलग है। तो इससे हमें इतना सिद्ध हो गया ना कि हाँ सर, इसकी रस समीकरण मिति है उससे भी प्रभावित होता है, समय स्थिरांक का मान अलग अलग आ जाता है।
तो ये चीज लिख दोगे। हालांकि आगे आप इसकी वैल्यू और भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा, बहुत इजी है। यहाँ पे केसी है, ये तो ऐसा वैसा रह जाएगा। और यहाँ पर देखो हमने हाफ कर दिया ना, इसका मतलब ये डबल स्क्वायर कर सकता हूं मैं, के डॉट एसी का है ना, इसका केसी का स्क्वायर है ना। अब इसको आप दूसरे वर्ड्स में भी ये लिख सकते हो, इधर से स्क्वायर उठाओगे तो दूसरी साइड क्या आ जाता है बच्चों, रूट आ जाता है। तो इसको मैं और दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख के, कैसे, ऐसे कि सर जब हम या तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद में रूट निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका सबसे सिंपल क्या है, अगर इधर से मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो दूसरी साइड में रूट आ जाएगा और इधर से स्क्वायर हट जाएगा। ये तरीका आपको मैंने 10th क्लास में सिखाया था, आपको तो नहीं सिखाया, लेकिन जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको सिखाता हूँ ना। तो बस इतना ही फर्क है, यहाँ पे ये आ जाएगा। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। हमें सिर्फ इतना मतलब है बच्चों कि यहाँ पे केसी की वैल्यू अलग अलग आई है। रूट का मतलब 1/2 होता है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो ये वैल्यू देखी है इसकी, आप ऐसे भी देख सकते हो 1/2 अपॉन में इक्वल में सॉरी के डॉट सी, ये भी आप देख सकते हो। सबका मतलब एक ही है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए। अब देखो अगली जैसे प्रकृति देखें, इसमें साम्य स्थिरांक को कौन सी प्रभावित कर सकती है, अभिक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्शन है, वो भी क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। तो अगली हेडिंग डालो अभिक्रिया की प्रकृति, है ना। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के बाद में नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति, ये किस प्रकार प्रभावित करती है, ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट यहाँ प्रभावित करती है अभिक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रकृति किस प्रकार प्रभावित करती है। देखो जब साम्य स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, सबसे पहले तो ये बात लिख दो कि सर साम्य स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है, देखो यदि अभिक्रिया की प्रकृति को परिवर्तित करेंगे तो साम्य स्थिरांक का मान भी बदल जाता है, इतना याद रखना है। जैसा कि हमने पीछे देखा भी है, जैसे रस समीकरण मिति थी या फिर अभिक्रिया दूसरी लेते हैं तो उसके अंदर मतलब अभिक्रिया की प्रकृति नेचर चेंज कर दी, तो इसका मान भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो क्या बोल दोगे, साम्य स्थिरांक का मान अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख दोगे, अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की प्रकृति पर साम्य स्थिरांक का मान निर्भर करता है। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई कि सर अभिक्रिया की प्रकृति अगर बदलेगी तो साम्य स्थिरांक का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये पूछता है एग्जामिनर कि सर जो साम्य स्थिरांक है इसका मान किस पर निर्भर नहीं करता। इंपॉर्टेंट बात है, आप आगे लिखो साम्य स्थिरांक का मान को प्रभावित करने वाले कारक और उसके बाद में नहीं करने वाले कारक, ऐसे भी बोल सकते हो। दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, जिनसे साम्य स्थिरांक है वो प्रभावित नहीं होता, अर्थात साम्य स्थिरांक निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। ये चीज भी आप लिख सकते हो ना, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक के बाद में अगला पॉइंट है ना, साम्य स्थिरांक निम्नलिखित से प्रभावित नहीं होता। वो कारक जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित नहीं करते या इनसे प्रभावित नहीं होता। आपको मैंने पहले भी ये बताया है, अभी एक साथ में लिखा देता हूं कि साम्य स्थिरांक निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता। अगला पॉइंट लिखो, साम्य स्थिरांक निम्न कारकों पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। अब कौन कौन से हैं वो कारक, निर्भर नहीं करने वाले कारक। सबसे पहला कारक लिखोगे, ज्यादा नहीं है, 3 से 4 कारक ही है ना। सबसे पहला कारक लिखोगे, जैसे अभिक्रिया की शुरुआत होती है, मतलब प्रारंभ में जो अभिक्रिया होती है उसकी सांद्रता होती है, क्या उससे प्रभावित होता है साम्य स्थिरांक या साम्य स्थिरांक का मान, नहीं होता। क्यों नहीं होता, साम्य स्थिरांक प्रभावित कब होगा, जब साम्य स्थापित हो जाएगा उसके बाद में। तो जब अभिक्रिया का साम्य स्थापित नहीं हुआ है तो अभिक्रिया की जो शुरुआती सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, उस पर कैसे निर्भर करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आ जाएगा, प्रारंभ में अभिकारक अणुओं की वास्तविक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अर्थात ऐसे बोल दोगे, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। प्रारंभ का मतलब जब उत्पाद 0 है, अर्थात साम्य स्थापित नहीं हुआ है, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे तो साम्य स्थिरांक का मान ही नहीं निकाल सकते हम। साम्य स्थिरांक का मान भी हम तब निकालते हैं जब साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तब की बात होती है। तो उससे पहले तो उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दो, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता पर,
प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता पर क्या होगा, निर्भर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट बात, प्रारंभ में अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद में हमने बात की जब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो जब बात करेंगे हम प्रेशर की, प्रारंभिक दाब की। एक चीज और बता दूं, जैसे कि हमारा दाब होता है वो किस प्रकार के समय को स्थापित करता है, प्रभावित करता है। तो हमने देखा कि सर जो हमारे ठोस और द्रव अवस्था होती है उसमें दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात गैस या अभिक्रियाओं के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो गैस या अभिक्रियाओं में जब साम्य स्थापित हो जाता है उसके बाद में तो दाब क्या होता है, प्रभावित कर देता है साम्य को, है ना। जिस तरफ आप दाब दोगे डालोगे तो दूसरी तरफ जैसे जिस साइड में अवयवी कणों की संख्या में कमी आ जाती है उस तरफ क्या हो जाएगा, साम्य स्थापित हो जाएगा, मतलब दूसरी तरफ अणु जाने लगेंगे, क्योंकि कमी होगी तो उसमें क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर चेंज होगी कुछ टाइम के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं साम्य स्थापित होने के बाद तो क्या करेगा, दाब भी प्रभावित करेगा, लेकिन गैस या अभिक्रियाओं में ही करेगा। तो प्रारंभिक जो दाब है, मतलब प्रारंभिक अभिक्रिया, उसमें दाब प्रभावित नहीं करेगा। तो प्रारंभिक अभिक्रिया में दाब, है ना, उससे भी कोई प्रभावित नहीं होगा। प्रारंभिक अभिक्रिया में दाब, दाब मीन्स प्रेशर, इससे भी प्रभावित नहीं होता। अगला पॉइंट जैसे कि पात्र है, सर हम पात्र लेते हैं कि पात्र कितना बड़ा है, क्या है, उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है क्या समय, नहीं सर उस पर डिपेंड नहीं करता। बस डिपेंड ये करता है कि पात्र है वो बंद होना चाहिए, मतलब पात्र का आयतन कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता। साम्य स्थापित होने के बाद कितना भी बड़ा हो, साम्य स्थापित हो जाए उसके बाद तो प्रभावित करता है, लेकिन जब तक मतलब उसका साम्य स्थापित नहीं हो तो पात्र का आयतन कैसा भी हो उस पर निर्भर नहीं करता। तो पात्र के आयतन पे, है ना, पात्र के आयतन पर। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा, जैसे कि हम कोई उत्प्रेरक लेते हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या साम्य, मतलब साम्य स्थापित होने से पहले या बाद में कोई प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सर, साम्य होता है, स्थापित हो जाता है। तब क्या करेंगे, अगर हम कोई उत्प्रेरक लेंगे या फिर उससे पहले लेंगे तो उत्प्रेरक का काम इतना होता है कि साम्य को या अभिक्रिया को जल्दी करवा देना। ज्यादातर उत्प्रेरक कैटेलिस्ट ऐसे ही होते हैं जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन जब साम्य ही स्थापित हो गया तो उसके बाद में चाहे अभिक्रिया की दर कितने भी फास्ट कर दो, क्योंकि जितना उत्पाद बनेगा उतना का उतना वापस क्या बन जाएगा, अपने अभिकारक बन जाएगा। तो दोनों की सांद्रता क्या रहेगी, एक समान रहेगी। हालांकि अभिक्रिया की दर जरूर बढ़ जाएगी लेकिन साम्य पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो साम्य स्थिरांक पे पड़ेगा और न ही साम्य पे पड़ेगा उत्प्रेरक का प्रभाव। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये भी हमें किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं करता। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हो। और हाँ, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे साम्य स्थिरांक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में। नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा ऐप का, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।